एक गांव में चंदन अपना खुद का ढाबा खोलकर उस पर स्वादिष्ट खाना बेचा करता था। चंदन अपनी पत्नी के साथ मिलकर काम किया करता। उन दोनों का ढाबा बहुत ही अच्छा चलता, क्योंकि चंदन अपने ढाबे पर साफ सफाई से लेकर ग्राहकों की मनपसंद का भी ध्यान रखता था, जिस वजह से गांव के ज्यादातर लोग चंदन के ढाबे पर ही खाना खाने के लिए आया करते। अरे भैया, आज क्या बनाया है? बड़ी जोरों की भूख लगी है। अरे राजू, आज मैंने दाल चावल और सूखी सब्जी बनाई है, बताओ तो लगा दूं? अरे हाँ भैया, एक प्लेट लगा दो। आपका खाना तो घर के खाने को भी फेर कर देता है। भले ही सादा तरीके से बनाते हो, पर बहुत स्वादिष्ट होता है। अरे ये सब तो तेरी भाभी के हाथों का कमाल है, वही तो रसोई बनाती है। मैं तो बाकी तुम लोगों को ही देखता हूँ। हाँ भैया, वैसे अगर आप ना हो तो पता नहीं हमारा गुजारा कैसे हो पाए। एक तो हमारे घर पर कोई है नहीं, ऊपर से हमें इधर उधर का खाना अच्छा भी नहीं लगता। अरे तो क्या हुआ, हमारे ढाबे पर आ जाया करो, इसलिए तो हमने रेट भी इतने कम रखे हुए। हाँ हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने दूसरे ढाबों पर देखा है, वो बहुत ही महंगा खाना देते हैं। इसके बाद राजू आराम से अपना खाना खाने लगा। उसके ढाबे पर बहुत सारे ग्राहक पहले से भी थे, जो आराम से खाना खा रहे थे। इसके बाद सभी पैसे देकर चले गए। इस पर चंदन ने कहा, बस भगवान की कृपा हम पर ऐसी ही बने रहे, जिससे हम लोग एक दिन इसी ढाबे की मदद से अमीर हो जाएंगे। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? भगवान हमें जरूर अमीर करेगा, क्योंकि हम लोगों की मदद जो कर रहे हैं। ये तो तुमने ठीक कहा, हम बस उनसे उतने ही पैसे लेते हैं जितनी हमारी लागत होती है, बाकी तो हम बचत बिल्कुल भी नहीं करते। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ चंदन का ढाबा बहुत ही अच्छा चल रहा था, और इस वजह से चंदन और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनका पूरा दिन ढाबे में ही गुजर जाया करता था। और लोगों का लगाव उनके प्रति ऐसा हो गया था कि वो उनके रोजाना के ग्राहक बन चुके थे, जो प्रतिदिन उन्हीं के ढाबे पर खाना खाने के लिए आया करते थे। जिस वजह से चंदन अपने ग्राहकों की मनपसंद से लेकर उनकी जरूरत का सारा ध्यान रखता था। पर उसी गांव में एक रजत नाम का आदमी था, जो शहर से लौट कर आया। रजत वैसे तो शहर में काम करता था, पर यहाँ आकर जब उसने चंदन का ढाबा चलता हुआ देखा, तो अपने आप से कहा, अरे ये ढाबा तो बहुत ज्यादा चलता है, और इसके आसपास तो कोई ढाबा भी नहीं है। क्यों ना मैं भी ढाबे का ही काम खोल लूं? वैसे भी शहर में पूरा दिन काम करके भी इतनी बचत नहीं होती है। यही सोचकर रजत अगली सुबह बाजार गया और सारा सामान लाकर उसने चंदन के सामने ही अपना ढाबा खोल लिया। चंदन ने जब नया ढाबा खुला देखा, तो वो थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि आखिर ऐसा कौन था जिसने उसके सामने ढाबा खोल लिया। तभी रजत चंदन के पास आया और बोला, क्या हुआ भैया, थोड़े परेशान लग रहे हो? अरे नहीं नहीं, ये बस नया ढाबा पता नहीं किसने खोल लिया। अरे ये ढाबा मेरा ही है, मैंने ही खोला है। क्या, पर तुम तो शहर में काम करते थे ना? हाँ, पर वहाँ पर इतना अच्छा काम नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ ढाबा खोलकर अच्छा कमाऊंगा। ये कहकर रजत अपने ढाबे पर आ गया और ग्राहक का इंतजार करने लगा। पूरा दिन निकल गया, पर उसके ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं गया, जिससे रजत काफी परेशान हुआ। अरे मेरे ढाबे पर एक भी ग्राहक क्यों नहीं आ रहा है? सारे ग्राहक चंदन के ही ढाबे पर क्यों जा रहे हैं? ये सब देखकर रजत को काफी गुस्सा आया और उसने अपने मन में कहा, लगता है मुझे कोई योजना बनानी पड़ेगी, तभी मैं चंदन के ग्राहकों को अपने ढाबे पर ला पाऊंगा। अगले दिन रजत ने अपने ढाबे पर 2 लड़कों को रखा। इसी के साथ उसने एक बोर्ड लगा दिया, 10 रुपए प्लेट, जिसमें भरपेट खाना मिलेगा। जब लोगों ने ये देखा, तो बहुत सारे ग्राहक रजत के ढाबे पर गए, जिससे रजत बहुत ही खुश हुआ। पर जो चंदन के पुराने ग्राहक थे, वो उसी के ढाबे पर आए। तभी वहाँ पर मुकेश आया और उसने चंदन से कहा, अरे भैया, इस रजत ने तो आपके सामने ही ढाबा खोल लिया, आपने कुछ कहा नहीं? अरे भला मैं क्या ही कहूँगा, और वैसे भी सबको अपने अपने मन की करने की आजादी है। ये बात तो सही है, पर आप यहाँ कितने पुराने हैं, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी तुम सब तो पुराने ग्राहक हो। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये सुनकर चंदन बहुत ही खुश हुआ। वहीं दूसरी तरफ रजत भी काफी खुश था, पर उसे इस तरह मुनाफा नहीं बल्कि घाटा हो रहा था, क्योंकि उसे अपने नौकरों को भी देना था और 10 रुपए के भरपेट खाने में उसे काफी ज्यादा नुकसान था।
पर वो चंदन के ग्राहकों को तोड़ना चाहता था। अगले दिन उसने और ज्यादा ग्राहकों को लाने के लिए 5 रुपए की प्लेट कर दी, जिससे वहाँ पर गांव की भीड़ उमड़ पड़ी। ये देखकर चंदन थोड़ा परेशान हुआ। इस पर कुसुम ने उससे कहा, अजी ये तो 5 रुपए की प्लेट बेच रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये सब हमारे ग्राहक को तोड़ने के लिए कर रहा है, पर तुम चिंता मत करो, ये जल्द ही सब बंद कर देगा। वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर मुकेश और राजू भी थोड़े हैरान हुए कि भला 5 रुपए की प्लेट कैसे कोई दे सकता है। और मुकेश ने कहा, आज मैं भी इसके ढाबे पर जाकर देखता हूँ कि भला ये 5 रुपए में क्या क्या देता है। ये कहकर मुकेश रजत के ढाबे पर आया और उसने भी खाना खाया तो उसे वो स्वाद नहीं मिला। साथ ही उसे कुछ गड़बड़ भी लगी और वो चंदन के ढाबे पर वापस लौट आया। तभी राजू उससे मिला और उसने कहा, अरे तू तो उसके ढाबे पर गया था, फिर यहाँ क्या करने आया है? मैं वहाँ पर सिर्फ देखने गया था कि वो भला 5 रुपए में कौन कौन से पकवान दे रहा है। तो फिर वो 5 रुपए में क्या क्या दे रहा था? कुछ नहीं, बस खाना दे रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसा कल का खाना हो। ये तू क्या कह रहा है? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, जब मैंने खाया तो मुझे वो बहुत ही बेकार लगा। ये तो लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अच्छा ऐसी बात है, तो लगता है इसका ढाबा तो चल गया। वहीं रजत थोड़ा परेशान था क्योंकि इतना सस्ता खाना देने के बाद भी उसके ग्राहक रोजाना नहीं आ रहे थे और उसने सस्ता खाना देना बंद कर दिया और उसने 100 रुपए की प्लेट कर दी। 100 रुपए की प्लेट देखकर उसके ढाबे पर ग्राहक आना बंद हो गए। इस पर रजत बड़ा हैरान हुआ। अरे जब तक 5 रुपए की प्लेट थी तब तो ग्राहक आ रहे थे, अब 100 रुपए की प्लेट कर दी है तो कोई नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर एक ग्राहक आया और उसने कहा, अरे भैया कल तक तो यहाँ 5 रुपए में मिल रहा था, आज 100 रुपए की। अरे वो तो आप लोगों को लाने के लिए किया था। अरे ऐसा भी भला कोई करता है? मैं तो 5 रुपए लेकर आया था। नहीं नहीं, यहाँ 5 रुपए में कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। ये सुनकर वो ग्राहक चंदन के ढाबे पर चला गया। ये देखकर रजत को बहुत गुस्सा आया। तभी वहाँ पर एक नौकर आया और बोला, हमें नहीं करना यहाँ काम, बहुत कर लिया काम, यहाँ पर कोई मक्खी भी नहीं आ रही है। भला हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं? हमें रुपए दे दीजिए। क्या रुपए? पर मैं तुम्हें रुपए नहीं दे सकता हूँ, वैसे ही हमारी काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। ये सुनकर दूसरा नौकर भी आ गया और वो लोग रजत से लड़ने लगे। इसके बाद वो दोनों पैसे लेकर काम छोड़कर चले गए, जिससे रजत बहुत ही दुखी हुआ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने सोचा था मेरा ढाबा भी चंदन की तरह ही चलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऊपर से मुझे बहुत नुकसान हो गया, मैं क्या करूं? वहीं दूसरी तरफ चंदन ने जब रजत को इतना परेशान देखा तो वो उसके ढाबे पर आया और उससे बोला, अरे अभी भी तुम्हारे पास वक्त है रजत, तुम अपना ढाबा बंद कर दो, क्योंकि ढाबा चलाने के लिए तुम्हें अपने परमानेंट ग्राहक चाहिए होते हैं। इसी के साथ उनकी मनपसंद का भी ध्यान रखना पड़ता है। हाँ तुम सच कह रहे हो, मैं तो तुम्हारा ढाबा बंद कराना चाहता था, पर तुम तो मेरी ही मदद करने आए हो, मुझे माफ कर दो। अरे मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है भाई, पर याद रखो कभी भी किसी की नकल मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें ही नुकसान होता है, और तुमने ये खुद अपनी आंखों से देख लिया ना। हाँ मुझे पता लग गया है कि दूसरों के काम को देखकर लालच नहीं करनी चाहिए। मैंने सोचा अगर मेरा ढाबा तुम्हारी तरह चलने लगा तो मैं भी माला माल हो जाऊंगा। ये कहकर रजत अपना ढाबा बंद करके वहाँ से चला गया और वापस शहर जाकर काम करने लगा। वहीं अब चंदन और उसकी पत्नी कुसुम बहुत ही खुश थे, क्योंकि उनका ढाबा फिर से पहले की तरह चलने लगा था। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के काम को देखकर लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच अच्छे अच्छे काम को खराब कर देता है। अरे शामू, ओ शामू, कहाँ चला गया सुबह सुबह? अरे सीमा, तुमने शामू को देखा क्या? सुमित्रा ने अपनी नौकरानी सीमा से पूछा, पर सीमा को शामू के बारे में कुछ नहीं पता था और उसने कहा, नहीं मालकिन, मुझे नहीं पता। आपने उसे इतनी छूट दी है, घूम रहा होगा कहीं। ऐसी बात नहीं है, वो बिना बात के कहीं नहीं जाता, जरूर किसी काम से गया होगा। तभी उधर से शामू हाथों में सब्जी लेकर आ रहा था और उसने सुमित्रा से कहा, देखिए मालकिन, मैं सारी सब्जियां ले आया। अरे शामू, तुम सब्जियां लेने गए थे इतनी सुबह सुबह? हाँ, क्योंकि सुबह सुबह ताजी सब्जियां मिल जाती हैं और फिर तो बची कुछ ही रह जाती हैं, इसलिए चला गया। देखा,
मैंने तुमसे कहा था ना सीमा, ये बिना बात के नहीं जाता। चलो अब तुम दोनों जाकर काम करो। इसके बाद सीमा वहाँ से चली गई और शामू भी। शामू अपने मालिक का वफादार नौकर था, जिस वजह से सीमा और राजू उससे बहुत ज्यादा जला करते थे, क्योंकि नौकर तो वो भी थे, पर उन्हें इतनी छूट नहीं थी जितनी शामू को थी। पता नहीं शामू में ऐसा क्या है जो हमारे अंदर नहीं है। आखिर वो भी नौकर है और हम भी। क्या हुआ, क्यों इतना बड़बड़ा रही हो? अरे राजू, तुमने देखा नहीं मालकिन किस तरह हमारे और शामू के बीच भेदभाव करती है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, पर हम कर भी कह सकते हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन रविदास अपने ऑफिस जा रहा था, तभी उसने शामू को बुलाया और कहा, अरे श्यामू, मेरी इम्पोर्टेंट फाइल कहाँ रखी हुई है? तुमने देखा है क्या? हाँ हाँ, आपके कमरे में ही रखी हुई थी। अच्छा, जरा ले आओ प्लीज। ये सुनकर शामू रविदास के कमरे में आया और फाइल लेकर उसके पास पहुंच गया। फाइल को देखकर रविदास बहुत खुश हुआ और बोला, अरे मैं तो भूल ही गया था। वो तो अच्छा है, तुम मेरी सारी चीजों का ध्यान रखते हो। अच्छा, तो मैं अब ऑफिस जाता हूँ। इसके बाद रविदास ऑफिस के लिए निकल गया। ये सब देखकर सीमा को काफी गुस्सा आया और उसने कहा, हमें तो कभी भी साहब के कमरे में जाने की इजाजत नहीं है, पर इस शामू को देखो, हमेशा उनके कमरे से चीजें लाता रहता है। तभी वहाँ पर सुमित्रा आई और उसने सीमा से कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो सीमा, खाना बन गया? हाँ मालकिन, सारा काम हो चुका है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम लोग जाओ। क्या आज हम लोगों की छुट्टी है? पर क्यों? क्योंकि आज मैं बाहर जा रही हूँ इसलिए, और घर में कोई नहीं रहेगा, तो तुम लोग यहाँ क्या करोगे? ये सुनकर शामू भी बहुत खुश हुआ और उसने कहा, तो मालकिन, मेरी भी छुट्टी है। अरे नहीं नहीं शामू, तुम तो घर की रखवाली करोगे, समझे? क्या मालकिन, आप इसे घर सौंप रही हैं? ये एक छोटा सा नौकर है, अगर इसने कुछ गड़बड़ कर दी तो? सीमा, भले ही शामू एक छोटा सा नौकर है, पर मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। अरे हाँ हाँ मालकिन, आप चिंता मत कीजिए, आप बेफिक्र होकर जाइए। ये सुनकर सुमित्रा वहाँ से चली गई और सीमा और राजू भी वहाँ से चले गए। समय का पहिया तेजी से गुजर रहा था। शामू अपने मालिक का वफादार नौकर और बहुत ही बुद्धिमान था। वो हर समस्या का हल निकाल लिया करता, जिस वजह से रविदास उसे हमेशा अपने साथ रखा करते थे और सुमित्रा भी उस पर बहुत भरोसा करती। एक दिन रविदास कार से घर की तरफ आ रहे थे, तभी उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई उनकी कार का पीछा कर रहा हो, और वो जल्दी से घर आए और उन्होंने ये बात सुमित्रा को बताई। तभी वहाँ पर शामू आया और क्या हुआ साहब जी, आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं? अरे हाँ, क्या बताऊँ श्यामू, आज मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। अरे साहब जी, सड़क पर तो बहुत सारी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, आपका भ्रम होगा। भला आपका पीछा कौन करेगा? हाँ हाँ, शामू एकदम ठीक कह रहा है, और वैसे भी आप इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो जरा संभल के रहा कीजिए। ये तो मालकिन बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको अपने साथ 2-4 बॉडीगार्ड रखने चाहिए, जिससे आपकी तरफ कोई आंख उठाकर भी ना देख सके। ठीक है, तो फिर मैं कल ही बॉडीगार्ड रखने की व्यवस्था करता हूँ। ये तुमने अच्छा सुझाव दिया। धीरे धीरे रात हुई। रात को रविदास को नींद नहीं आई, क्योंकि उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अगली सुबह रविदास ऑफिस भी नहीं गया, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिस पर सुमित्रा ने कहा, आप डॉक्टर के पास चले जाइए ना। नहीं नहीं, मैं घर पर ही ठीक हूँ। आज मेरा मन नहीं हो रहा है ऑफिस जाने का। अरे तो एक दिन की छुट्टी कर लीजिए, कौन कह रहा है रोजाना ऑफिस जाने के लिए। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। शामू से कह दो वो मेरे लिए कॉफी बना लाए। इसके बाद सुमित्रा शामू के पास गई और कॉफी बनाने के लिए कह दिया। वहीं रविदास और सभी हॉल में आराम से बैठे हुए थे। शामू कॉफी बनाकर लाया और वापस रसोई में चला गया। तभी अचानक उनके घर पर डाकुओं ने हमला बोल दिया। डाकुओं के एकदम हमले से सभी लोग बुरी तरह डर गए। रविदास और उसकी पत्नी काफी ज्यादा घबरा गए और इस पर डाकू ने कहा, जल्दी से बताओ सारा सोना कहाँ है, वरना अभी तुम्हें इस बंदूक से उड़ा दूंगा। हाँ? डाकू अपने हाथों में बंदूक पकड़े हुए थे। बंदूक को देखकर सीमा और राजू भी बुरी तरह घबरा गए और बोले, अरे हमें मत मारना, हमें मत मारना, हम तो यहाँ की नौकर है। अच्छा, नौकर हो
तुम्हें तो सब पता होगा। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं पता है, हमें छोड़ दो। अच्छा तो तुम बताओ, कहाँ है तुम्हारे घर का सारा खजाना, वरना अभी मैं तुम्हें ढूंढ दूंगा। ये सब देखकर रविदास और सुमित्रा को कुछ समझ नहीं आया और रविदास ने कहा, अरे श्यामू, ओ श्यामू, ये कहाँ चला गया? पर श्यामू निकल कर नहीं आया, जिस पर सीमा ने कहा, लगता है श्यामू घर छोड़कर भाग गया है। उसे पता लग गया था घर पर डाकू आने वाले हैं। नहीं नहीं, श्यामू ऐसा नहीं कर सकता है। अरे तुम लोग अपना ड्रामा बंद करो, पहले ये बताओ पैसे और जेवर कहाँ रखे हुए हैं, वरना अभी मैं तुम सबको भून दूंगा। ये सुनकर रविदास ने अपने कमरे की तरफ उंगली दिखाई, जिस पर एक डाकू रविदास के कमरे की तरफ जाने लगा। तभी अचानक तेज आवाज आई, जिससे पूरा घर थर्रा उठा। कौन है? कौन है इस घर में? कौन आया बताओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी बताओ। आवाज को सुनकर सभी बुरी तरह डर गए। डाकू भी घबरा गए कि ये आवाज किसकी है, और उसने रविदास से कहा, ये आवाज किसकी है? ये मेरी आवाज है, मैं यहाँ का शैतान हूँ, ये मेरा घर है। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए है तो पहले अपनी बलि देनी पड़ेगी। ये सुनकर डाकू को कुछ समझ नहीं आया कि ये सब क्या चक्कर है। वहीं रविदास और सुमित्रा शामू की आवाज पहचान चुके थे और वो समझ गए कि शामू डाकुओं को भगाने के लिए ये सब कर रहा है। रविदास ने डाकुओं की तरफ देखकर कहा, हाँ हाँ, हमारे घर पर एक बहुत बड़ा शैतान रहता है, वही हमें सब कुछ देता है, पर वो कुछ दिनों से भूखा है। लगता है आज तुम दोनों उनका खाना बनाओ। क्या? ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे पहले कैसे बताते, तुमने तो कुछ बोलने ही नहीं दिया। अब जाओ, तुम तो मरो जाकर। ये सुनकर डाकू बुरी तरह डर गए, क्योंकि वे तो यहाँ पर लूट करने आए थे, पर आज उन्हें खुद ही यहाँ बलि देनी पड़ेगी। इस पर दूसरे डाकू ने कहा, नहीं नहीं, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, चलो यहाँ से। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं जा सकते हो, तुम चलो, तुम्हें बलि तो देनी पड़ेगी। पकड़ लो इन दोनों को। ये सुनकर उन दोनों डाकुओं ने अपनी अपनी बंदूक दिखाई और कहा, पीछे रहना, सभी पीछे रहना, कोई हमारे पास मत आना वरना मार देंगे। डाकू के जाने के बाद सुमित्रा और रविदास की जान में जान आई। तभी शामू बाहर निकल आया और बोला, चले गए क्या? श्यामू चले गए, आज तुम्हारी वजह से हम बच गए, वरना डाकू सब कुछ ले जाते। आप चिंता मत कीजिए, मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया है, वो आ ही रहे होंगे। ये सुनकर रविदास और सुमित्रा बहुत ही खुश हुए और सुमित्रा ने उन दोनों नौकरों से कहा, देखा, तुम लोग तो घबरा गए थे और कह रहे थे कि हमें मत मारना, जबकि शामू ने अपनी जान की भी फिक्र नहीं की, इसीलिए हमें इस पर विश्वास है। ये सुनकर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और सीमा ने कहा, हमें माफ कर दो शामू, हमें नहीं पता था कि तुम इतने वफादार और बुद्धिमान हो। अरे इसमें बुद्धिमानी की क्या बात है, जब भी समस्या आए तो हमें उसका डट कर सामना करना चाहिए। अच्छा तो अब मैं आप लोगों के लिए खाना बनाता हूँ, वैसे भी डाकू तो भाग गए। ये सुनकर सभी बहुत खुश हुए और इसके बाद शामू सभी के लिए खाना बनाकर लाया। और अब सीमा और राजू शामू से जला नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि शामू बहुत बुद्धिमान नौकर है। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि इंसान छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, बस आदमी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानी से वो बड़ी से बड़ी मुसीबत हल कर सकता है।